हेलो गाइस, वेलकम टू एसएसवी प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अभिषेक, आप सबके केमिस्ट्री के टीचर, आपका मेंटर। आज लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 4 और लास्ट लेक्चर है आज अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर का। अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल्स एंड ईथर के बारे में सारा बताऊंगा, और मिथेनॉल और इथेनॉल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पेसिफिकली, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। एक और इन्फॉर्मेशन है आप सब बच्चों के लिए, अगर आपके थोड़े बेसिक्स वीक है, रिवाइज करना चाहते हैं, मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो आपका अपना चैनल है ये सीबीएसई क्लस्टर बाय अभिषेक सर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 का बिल्कुल बेसिक से लेके आऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रहती है, भूल जाते हैं और उसको रिवाइज करने की जरूरत है, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल से। तो फिनॉल्स की केमिकल रिएक्शन समझने से पहले मैं फिनॉल का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूं। फिनॉल होता क्या है, सबसे पहले अगर अपन ध्यान दें तो ये बेंजीन रिंग है। बिल्कुल सर, इस बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, ये जो OH ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये इस रिंग को जब इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक आएगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस वाले कार्बन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। तो जब ये डबल बॉन्ड यहां इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल, तो अगला स्ट्रक्चर देखना कैसे बनेगा बहुत ध्यान से, कि ये बेंजीन रिंग है, कुछ भी नहीं रटना है, बिल्कुल सिंपल से चलते हुए चलना है। ये OH ने इसको बॉन्ड दिया, तो OH पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां पर एक डबल बॉन्ड आ गया। ये डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल बाकी एज इट इज। कोई भी डाउट है? नहीं, कोई भी डाउट नहीं है। डन, बिल्कुल सर डन। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां, इधर बॉन्ड बनाएगा। अब यहां बॉन्ड बनाएगा तो ये जो बॉन्ड है वो इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखना जरा। ये देखिए, ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जब इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने में गया तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, यहां डबल बॉन्ड ऑलरेडी था और ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां तक कोई भी डाउट नहीं? सर कोई भी डाउट नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो ये जो डबल बॉन्ड है इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, चेक करो। बिल्कुल सर। अब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यह डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, OH पे पॉजिटिव था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। अब क्या होगा, अब ये देखो, ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है बच्चा पार्टी, उतना ही मेरा क्या होता है, कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग जो होती है ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई आपके सामने। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं। अब अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को गौर से समझेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये पोजीशन कौन सी होती है। देखो, जहां यह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, एक ये नेगेटिव चार्ज कहां कहां आ रहा है सर, 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो एज वी कैन सी इजीली फ्रॉम दिस रिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कि नेगेटिव चार्ज appeared at ortho and para position, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि फिनॉल जो होगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पे आके ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगेंगे। अब वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल होगा या न्यूक्लियोफाइल है, बताओ जल्दी कमेंट करके। सर बहुत ईजी है, अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर वो चीज आएगी जो नेगेटिव से प्यार करती है, नेगेटिव लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। क्या होती है इलेक्ट्रॉन लविंग? एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इसीलिए फिनॉल जो होते हैं एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है बच्चों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए फिनॉल एक ओपी डायरेक्टिंग होता है। अगर फिनॉल ओपी डायरेक्टिंग है तो किसके लिए ओपी डायरेक्टिंग है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस रिंग पे कैसे पता चलेगा सर नेगेटिव ग्रुप आ रहा है, या यहां कई बार पॉजिटिव भी बना देते हो। तो देखो, याद रखना, ये जो ग्रुप अटैच है ये कैसा है, यहां पर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप। अगर ये खुद इलेक्ट्रॉन लीव करेगा इस रिंग की तरफ तो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिंग को अगर देगा तो रिंग पे क्या, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता, तो यहां ये क्या करता है, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता तो इलेक्ट्रॉन रिंग पे क्या पॉजिटिव चार्ज आता या नहीं आता। बिल्कुल, तो इस तरीके से मूव करना है। तो सबसे पहला पॉइंट केमिकल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट फिनॉल्स आर
ओपी डायरेक्टिंग क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन होगी फिनॉल्स में, तो फिनॉल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी आपके सिलेबस में, वो 1 बाय 1 कवर करते हैं। पहले नाइट्रेशन क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कैसे, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो अपन को ये तो पता चल चुका है कि फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ये मेरा फिनॉल ले लिया मैंने सर, ओके। अब इस फिनॉल को मेरे को इस फिनॉल का नाइट्रेशन कराना है। तो जब भी नाइट्रेशन कराएंगे तो किससे रिएक्ट कराते हैं, तो मान लो डाइल्यूट HNO3 के साथ मैंने इसको रिएक्ट कराया, किससे, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कराया। तो डाइल्यूट HNO3 में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, याद रखना, NO2 ग्रुप, NO2+, ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल बना लो, बना लिया, ये फिनॉल है, ये फिनॉल का OH ग्रुप है। यहां पर सबसे पहले कहां आएगा, NO2 ग्रुप यहां आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे। एक तो ये क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्या बन गया बच्चों, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है सर। और दूसरा क्या बनेगा, दो इसमें प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो वाला बनेगा और भाई पैरा, अगर पैरा डायरेक्टिंग है तो सर पैरा पे भी लगाओ नाइट्रो, बिल्कुल लगा देते हैं, ये लो, ये OH और पैरा पे लगा दो NO2 ग्रुप, ये लो पैरा पे लगा दिया NO2। तो अगर जब भी फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, तो NO2 ग्रुप कहां पर जुड़ता है, एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और एक पैरा पोजीशन पर जुड़ता है। तो ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है, ये नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्रेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ऐसे से रिएक्ट करता है, ये तो कोई भी कर लेगा, बहुत इजी सी बात है, NO2 ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जोड़ देना है सर, इसमें क्या खास बात है, खास बात अब आने वाली है। कभी भी एक से ज्यादा जब प्रोडक्ट बनते हैं तो वो रिएक्शन जब फीजेबल होती है, जब प्रोडक्ट को आप अलग अलग कर सको। खुद सोचो, अगर मैंने कोई रिएक्शन कराई, उसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने और अगर मैं प्रोडक्ट को अलग अलग नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या सेंस है उस रिएक्शन का, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब ये जो नाइट्रेशन के प्रोडक्ट बने, क्या सर ये फिल्टर हो पा रहे हैं, अलग अलग हो पाते हैं, बिल्कुल। तो ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल को इजीली सेपरेट कर सकते हैं अपन, इसलिए ये रिएक्शन फीजिबल है, इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट कर लो, ये तो रहा मेरा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट जो है ऑर्थो और नाइट्रोफिनॉल, इट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द प्रोसेस नोन एज स्टीम डिस्टिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके बात लिख लो। नोट करके एक इंपॉर्टेंट बात क्या लिख लो, कि द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स फॉर्म्ड, क्या लिखोगे, द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स formed in nitration reaction of phenols are easily separated, या can be easily separated लिख दो, can be easily separated। अब सर ऐसे तो मानेंगे नहीं हम कि सेपरेट हो सकते हैं, कैसे सेपरेट हो सकते हैं, कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये सेपरेट कर सकते हैं। मतलब सर ये जो दोनों प्रोडक्ट बने, इनको स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब कैसे सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन जल्दी बाहर आएगा, कौन लेट बाहर आएगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन में बच्चों जो ज्यादा वोलेटाइल है, कम वोलेटाइल है, उस चीज के बारे में बात करेंगे। भाई डिस्टिलेशन में कौन जल्दी बाहर आ जाएगा, कौन जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ज्यादा वोलेटाइल है। तो ये देखा गया कि जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, क्या ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो अगर इनकी वोलेटाइल नेचर अलग अलग है, तो ये अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो ये पहले बाहर आ जाएगा, तो इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो जो बचा कुचा है अगर टेस्ट ट्यूब में, वो क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। अरे सिंपल सी गणित है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, बहुत ध्यान से देखना। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास दो चीजें हैं, ठीक है, मैं बना रहा हूं, कोशिश करेंगे समझने की। ब्लैक कलर से ऑर्थो वाला पार्ट है,
ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और रेड से है पैरानाइट्रोफिनॉल, क्या है, पैरा वाला है, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं कह रहा हूं आपको जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका वोलेटाइल नेचर ज्यादा होता है, इट इज मोर वोलेटाइल। तो जब इसको डिस्टिलेशन करेंगे, इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो ये पहले बाहर आ जाएगा, ये बाहर आते ही बच्चे के क्या आपके पास पैरा, तो ऑर्थो और पैरा आपने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, नहीं कर लिया, बिल्कुल बच्चों जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुल मिला के आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो बनता है उसको सेपरेट कैसे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से। किससे करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से। तो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या सामने आता है कि दी वोलेटाइल, दी ऑर्थो, क्या, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, ज्यादा वोलेटाइल होता है, इट इज मोर वोलेटाइल, इसका वोलेटाइल नेचर क्या होता है, ज्यादा एज कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल। ये नोट कर लो, ये ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब ऐसा क्यों, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ये समझना है, ये समझ में आ जाएगा तो बात बन जाएगी अपनी। देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले अपन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं। सबसे पहले ऑर्थो, ये देखो यहां लिख देता हूं वाई, समझा दिया वाई, भाई वाई क्या, सॉरी समझाना तो अभी बाकी है। पहले ये समझ में आ गया कि कैसे सेपरेट करना है स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन से कौन पहले बाहर आ जाएगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि उसका वोलेटाइल नेचर क्या होता है, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है। अब क्यों ज्यादा होता है उस पर बात करते हैं, व्हाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, ये समझ में आ गया तो अपना चैप्टर, ये नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट है। ये देखो OH फिनॉल है, नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो यहां पर NO2 ग्रुप जोड़ देता हूं, लो आओ जोड़ रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से, N डबल बॉन्ड O, और ये होता है NO2। यहां तक क्लियर, नहीं सर कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसमें बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो O और H के बीच में एक बॉन्ड होता है जो कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल है उसके विद इन ही हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंट्रा, विद इन, क्या बोलते हैं, विद इन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसमें क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। अब आपने स्कूल में देखा होगा ना, स्कूल जैसे क्या होता है, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है, मतलब एक स्कूल दूसरे स्कूल से फाइट कर रहा है, मतलब कंपटीशन कर रहा है, एनी कंपटीशन, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, डिबेटिंग, जो भी है, कल्चरल। वैसे ही अगर आपके स्कूल के अंदर डिफरेंट हाउसेस बने हुए हैं, रेड हाउस, ग्रीन हाउस, तो वो आपस में जो होता है वो इंट्रा स्कूल होता है, मतलब स्कूल के अंदर। वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या होता है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके अंदर। क्लियर है, बिल्कुल। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा मतलब क्या होता है, सेम मॉलिक्यूल, विद इन दी सेम मॉलिक्यूल। क्लियर, बिल्कुल। अब अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल की बात कर रहा हूं, देखना बहुत ध्यान से, पैरा की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल में थोड़ा मेरे को जरूरत है ज्यादा स्पेस की। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसको ऐसे लेटा दिया तो यहां OH है, फिनॉल है, ऑर्थो, ये ऑर्थो पे तो यहां आया था, पैरा पे यहां पर आएगा नाइट्रो, यहां NO2 ग्रुप जोड़ दो, N डबल बॉन्ड O, ये O। ठीक है, अब इसमें विदिन तो होगा नहीं, बट एक भाई पैरानाइट्रोफिनॉल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो देखो एक ही हो गया, दूसरा देखना, एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, एक ऐसे, और बहुत सारे बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, हाँ सर। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, एक जो फिनॉल का और पैरानाइट्रोफिनॉल का दूसरे पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्लियर है, तो इसके अंदर विद इन दी सेम मॉलिक्यूल है, नहीं, इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल अलग डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इसे बोलते हैं क्या, इंटर मॉलिक्यूलर। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। ये तो समझ में आ गया क्या सर कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर होता है। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर, इंटर मतलब डिफरेंट,
डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब जब इसको मैं हीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, जब इसको हीट कर रहा हूं तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है या नहीं है? बिल्कुल। तो ये मॉलिक्यूल्स टूटना डिफिकल्ट है? बिल्कुल सर डिफिकल्ट है। इसलिए पैरा नाइट्रोफिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स आपस में सेपरेट होना मुश्किल है, तो ये लेस वोलेटाइल होते हैं। अब बहुत ध्यान से इधर देखना, इधर क्या है, बिल्कुल ये मॉलिक्यूल ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, पर मुझे ये ब्रेक ही नहीं करना है, मुझे तो ऑर्थो पूरा का पूरा मिल रहा है ना। जब इसको मैं हीट कर रहा हूं तो ऑर्थो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, आपको ये तोड़ना ही नहीं है बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने का फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं करना है। बट पैरा के अंदर मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए, ये वाली, देखो बहुत ध्यान से, मुझे सिर्फ ये वाली चीज चाहिए। अब ये वाली चीज कैसे मिलेगी? जब मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा। अब ये बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ऑर्थो के अंदर मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑर्थो मुझे वैसे ही मिल रहा है। तो इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वोलेटाइल नेचर क्या होता है? ज्यादा। इट इज मोर वोलेटाइल, इट इज मोर वोलेटाइल। क्या होता है? ये ज्यादा वोलेटाइल होता है, मोर वोलेटाइल, क्योंकि ये एज इट इज मिल रहा है मुझे, इसको बॉन्ड को ब्रेक करने की जरूरत नहीं। आप हीट दो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वो एज इट इज आपको मिल जाएंगे। बट पैरा के अंदर आपस में कनेक्शन है, इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है। इट इज लेस वोलेटाइल, इट इज लेस वोलेटाइल। बहुत ध्यान से देखना ये बात, ठीक है? इट इज लेस वोलेटाइल। इसलिए बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन वी कैन डिफरेंशिएट या वी कैन सेपरेट इजीली ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये भूलना नहीं है बच्चों, एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी होती है इस क्वेश्चन के आने की, इसलिए डिटेल में समझा रहा हूं। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि दी आइसोमर्स ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल या आइसोमर्स ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ नाइट्रेशन इन फिनॉल, can you separate the products? Yes, we can separate. By which process? Steam distillation. Why? Because there is difference of volatile nature between ortho and para-nitrophenol. Ortho-nitrophenol is more volatile as compared to para-nitrophenol. तो उससे क्या होगा? Why? Then what happens? तो आप ऐसे लिखोगे, in case of ortho-nitrophenol, there exists a intramolecular hydrogen bonding, so it leads to more volatile nature. Whereas in case of para-nitrophenol, there is intermolecular hydrogen bonding, so we have to break this intermolecular hydrogen bonding, so therefore it is less volatile. क्लियर है? इसको नोट कर लो, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? चलो, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना साथ के साथ बच्चों। चलो, तो नाइट्रेशन क्लियर है। अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सर, अगर आपसे ये पूछा जाए कभी कि आपने क्या किया, फिनॉल लिया, नाइट्रेशन का ही पार्ट बता रहा हूं, ये लिया मैंने फिनॉल, इस फिनॉल को आपने रिएक्ट कराया किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से। किससे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो फिर क्या होगा इस केस में? क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो बनेगा तो वही ऑर्थो और नाइट्रो पे ही अटैच होगा, बट किस तरीके से अटैच होगा ये इंपॉर्टेंट है जानना। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लोगे तो फिनॉल पे तीनों जगह साइमल्टेनियसली नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 और ये NO2 साइमल्टेनियसली जुड़ जाएगा। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो पहला स्टेप क्लियर है कि क्या होता है नाइट्रेशन। ओके सर, क्लियर है। अगला बात करते हैं हेलोजिनेशन। ये भी क्या होती है? एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अपन क्या करते हैं, हेलोजन को क्या करते हैं, अटैच कराते हैं बेंजीन फिनॉल पे। तो फिनॉल है, जैसे ये मेरा फिनॉल आ गया, इस फिनॉल का क्या कराना है, हेलोजिनेशन। तो वो ब्रोमिनेशन करा के देख लेते हैं। तो इसको किससे रिएक्ट कराना है? Br2 से। किससे? Br2 से। Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड इन CS2, ऐसे रखते हैं रिएक्शन कि Br2 को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, मतलब Br2 इन CS2 को फिनॉल के साथ रिएक्ट कराते हैं। टेम्परेचर रेंज जो आपको रखनी है वो रखनी है 237 केल्विन के अप्रॉक्स, 237 केल्विन के अप्रॉक्स। क्लियर है? तो उस पे क्या होगा, वही ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। क्लियर है? बस खत्म बात। OH यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस या आपको ऐसा लगे कि आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। ऑर्थो और पैरा पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। बस इसमें एक बात ये नोट कर लो कि हेलोजिनेशन जो होता है बेंजीन का, वो किसके केस में होता है, वो इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। मैंने जब हेलोजिनेशन कराया था बेंजीन रिंग बताया था, बिल्कुल। बट इन केस ऑफ फिनॉल वी डू नॉट रिक्वायर्ड सच लुइस एसिड, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप होता है ये हाईली एक्टिवेटिंग होता है, इसलिए, ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा बात है कि इट डज नॉट रिक्वायर्ड हेलोजिनेशन। ये लिख लो, हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल
डू नॉट टेक प्लेस इन दी प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। याद आ रहा है लुइस एसिड, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग OH ग्रुप, बिकॉज ऑफ हाईली एक्टिवेटिंग OH ग्रुप, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आपको लुइस एसिड की जरूरत नहीं है, जो कि आपको बेंजीन के केस में जरूरत पड़ती थी। क्लियर है? हेलोजिनेशन नोट कर लो इसको, ठीक है। इसी में हेलोजिनेशन में भी एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, नोट करके लिख लेना, एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और एनसीईआरटी में भी गिवन है, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपन कवर करते हुए चल रहे हैं कि अगर इन केस ऑफ फिनॉल, ये मेरा फिनॉल है, फिनॉल को अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, क्या करूं? ब्रोमीन वाटर। तो बच्चों ब्रोमीन वाटर होता है ये फॉर्मूला होता है ब्रोमीन वाटर का, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्या होता है? ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर। जब मैं क्या कर रहा हूं, फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो वाटर, ब्रोमीन वाटर क्या होता है? 3Br2, ये याद रखना। तो उस केस में क्या बनता है? उस केस में एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म होती है। उस व्हाइट पीपीटी का नाम क्या होता है? ये रहा वो व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी क्या होती है? ये रही वो व्हाइट पीपीटी। अभी बना के दिखा देते हैं। ब्लैक कलर में व्हाइट पीपीटी बना रहे हैं, कोई बात नहीं। ये OH है। इसमें क्या होता है, जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो तीनों जगह ऑर्थो, पैरा और ये ऑर्थो, तीनों जगह क्या बन जाता है? ब्रोमीन आके अटैच हो जाता है। तो इसको अगर नेमिंग करेंगे तो ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ठीक है। क्या होती है? व्हाइट पीपीटी होती है इसकी, ठीक है। ये नोट करना, क्या होती है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कई बार एग्जाम में, अगर एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप होता है कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, तो स्टेटमेंट में कई बार ऐसे कहता है फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म व्हाइट पीपीटी। व्हाट इज दैट व्हाइट पीपीटी? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ठीक है। इसको नोट कर लो। चलो, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली और बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसका नाम है कोलबेस रिएक्शन। आई ऑलवेज टोल्ड यू कि नेम रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो फिनॉल को का कोलबेस रिएक्शन में होता क्या है? तो इसमें 2 स्टेप होते हैं बच्चों। सबसे पहले फिनॉल से क्या बनाते हैं अपन? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको फिनॉल लेना है, ये मेरा फिनॉल है। इस फिनॉल से क्या बनाना है मुझे? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉल से सोडियम फिनॉक्साइड आयन कैसे बनाते हैं आप सबको पता है सर? हम बनाते हैं बाय रिएक्टिंग इट विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा दो। फिनॉल को कराते हैं सर रिएक्ट, आओ कराएं। तो जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये O- Na+। क्या बन गया ये? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। इसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, बिल्कुल सर। अब सोडियम आयोनाइड, ये जो होता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो होता है, इट इज हाईली रिएक्टिव या एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव। ये क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इट कैन इवन रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो। अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्ट कराओगे तो भी ये रिएक्ट कर जाएगा। वीक इलेक्ट्रोफाइल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो CO2 ले लिया आपने, तो CO2 क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब इसको मैंने क्या किया? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल दिया। जैसे मान लो मैंने एक वीक इलेक्ट्रोफाइल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, पहला क्या लेंगे? CO2। ये क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। ऐसे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि ये नहीं होता इतना हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस। तो दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव, तो इट कैन इवन रिएक्ट विद वीक इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा क्या देंगे? इसको H+ आयन दे देंगे। तो जब इसको CO2 और H+ आयन देंगे तो इसमें बनेगा क्या? इसके अंदर जो फिनॉल है इट गेट कन्वर्ट इनटू, बहुत ध्यान से देखना, ये फिनॉल जो है मेरा, ये सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो है, इट गेट कन्वर्ट इनटू, यहां पर OH आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। क्लियर? ये बन जाएगा मेरा क्या? फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसको? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो यहां से रीडिंग होगी 1 2, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो कोलबेस रिएक्शन के अंदर फिनॉल से सबसे पहले क्या? कोलबेस रिएक्शन इज अ 2-स्टेप रिएक्शन in which first step phenol get convert into sodium phenoxide ion. Why? Because it is highly reactive. It can even react with a weak electrophile also. एक weak electrophile के साथ भी ये react कर जाता है, ठीक है। And final product is 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बनता है? 2
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कई बार इसका कॉमन नेम जो कि बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। दिस इज ऑल्सो नोन एज सैलिसाइलिक एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड अगर मुझे बनाना है फिनॉल से तो किसकी हेल्प से बनाऊंगा, बाय कोलबेज रिएक्शन। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म आपके सीबीएसई बोर्ड में इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैकेनिज्म पढ़ना है तो क्लस्टर वाले प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, जिससे आप काफी बच्चों का टाइम भी सेव हो जाएगा। चलो ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइएगा। चलो कोलबेज रिएक्शन डन, बिल्कुल। नेक्स्ट रिएक्शन जो कि और एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम क्या है, रायमर टाइमर रिएक्शन। 5 स्टार रिएक्शन है ये, ठीक है। रायमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, रायमर टाइमर, अभी कोलबेज रिएक्शन में मैंने क्या किया, सैलिसाइलिक एसिड बनाया। अब मैं क्या बनाऊंगा, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाऊंगा। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा वो देखना है। सबसे पहले वही फिनॉल की हेल्प से बनाना है। तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में मुझे फिनॉल लेना है। ये ले लिया सर आपने फिनॉल, ठीक है, गरम गरम फिनॉल ले लो, ले लिया। चलो इस फिनॉल को किससे रिएक्ट कराना है, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH। पहले स्टेप में क्या करना है, इसको रिएक्ट कराना है CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। ये स्टेप 1 कि फिनॉल को CHCl3 प्लस एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा, ये बहुत ध्यान से देखना है। यहां आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन जो कि बनाना ही बनाना है, और यहां आ जाएगा CHCl2। क्या आ जाएगा, CHCl2। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल। अब फिर इट फर्दर रिएक्ट विद NaOH। इसको और क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। क्या करना है, पहले स्टेप में इसको CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड O माइनस Na प्लस, और यहां पे क्या आ जाएगा, CHCl2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CHCl2। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। अगर NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो बहुत ध्यान से देखना, यहां क्या है, ये O माइनस Na प्लस तो एज इट इज रहेगा, यहां पर CHCl2 की जगह क्या आ जाएगा, CHO, एल्डिहाइडिक ग्रुप आ जाएगा। अब इसको क्या कर दो, इसको H प्लस दे दो। जब इसको H प्लस दे दोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये Na प्लस H प्लस को क्या करेगा, H प्लस Na प्लस को रिप्लेस कर लेगा, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, CHO। ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट आ गया। क्लियर है, तो फिनॉल से क्या बन गया मेरा, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इसको नोट कर लो, सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। किससे, फिनॉल से। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट में आपने क्या किया, CHCl3 प्लस NaOH के साथ रिएक्ट कराया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर O माइनस Na प्लस आ गया, यहाँ CHCl2 आ गया। सेकंड स्टेप में आपने इसको NaOH दिया तो CHO आ गया। थर्ड स्टेप में आपने H प्लस दिया तो ये तीसरा स्टेप हो गया। तो 3 स्टेप प्रोसेस होता है ये, ठीक है। इसका मैकेनिज्म भी आप चाहें तो मैं आपको समझा सकता हूँ, और अभी समझा देता हूँ। चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को अनोखा सा लगता है, तो इसको कैसे करा जाता है वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। कुछ एक मैकेनिज्म करा ही देते हैं। मैकेनिज्म ये भी बोर्ड्स में आपके नहीं आएगा, ये भी गारंटी है कि बोर्ड्स में सिर्फ यही आएगा, मैकेनिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि इसका मैकेनिज्म इटसेल्फ अ गुड थिंग। थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है। देखो अपन ने क्या क्या लिया था, आपने जो रिएजेंट्स लिए थे CHCl3 और एक्वस NaOH लिया था। तो अब देखो CHCl3 कैसे एग्जिस्ट करता है वो देखना। तो ये CH, ये Cl, ये Cl और ये Cl3। CHCl3 क्या करेगा, जो NaOH में H प्लस था, OH माइनस था, उससे रिएक्ट करेगा। किया सर, रिएक्ट करके क्या होगा, वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ये H प्लस और ये H2 माइनस H2 निकल गया, H2 निकल गया, और यहाँ कार्बन पे क्या आ जाएगा, H प्लस निकल गया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। ये देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये तीनों जगह क्या आ गया, क्लोरीन, क्लोरीन और ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन आ गया। क्लोरीन क्या होता है, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। जैसे ही क्लोरीन बाहर आ जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, Cl माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, बिल्कुल। तो जैसे क्लोरीन क्या होता है, यहाँ लिख लो, गुड लिविंग ग्रुप होता है, एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो जल्दी साथ छोड़ देता है ये, तो साथ छोड़ दिया इसने, ये लो साथ छोड़ दिया, तो कार्बन पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। इस मॉलिक्यूल का क्या कहा जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन। नीट में, IIT JEE में ढेरों बार ये पूछा गया है कि रायमर टाइमन रिएक्शन में क्या डाइक्लोरोकार्बीन बनता है, व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ रायमन टाइमन रिएक्शन। ये 4 ऑप्शन दे देंगे और एक में डाइक्लोरोकार्बीन होगा। तो ये क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन।
ये बनता है एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये नीट और जेई में ढेरों बार पूछा गया है, ठीक है। अगर नीट और जेई की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख लेना बच्चों, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है या नहीं बनता, बनता है बिल्कुल, ठीक है। अब आपको पता है फिनॉल ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, पता है सर। अब देखो, अब फिनॉल की बारी आई, आ जाओ, कहाँ गया मेरा फिनॉल, ये रहा सर फिनॉल। अब आपने फिनॉल लिया था, ये तो थे रिएजेंट आपस में लड़ लुड़ा के ये बना लिया डाइक्लोरोकार्बिन, ये मेरा फिनॉल है, OH है, ये मेरा फिनॉल है। अब आपके पास NaOH है, NaOH में OH माइनस आयन तो आपके पास होता ही होता है, बिल्कुल सर होता है। तो NaOH का जो OH माइनस आयन है वो कैसे रिएक्ट करेगा, देखना, NaOH, आपके पास NaOH है, NaOH में से जो OH माइनस आयन है ये क्या करेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा और कहेगा आजा, तो ये आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लो आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक कोई भी डाउट नहीं सर। अब जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज इसको देगा रिंग को, और यहाँ डबल बॉन्ड जो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। रेजोनेंस में पढ़ाया था सर। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बिल्कुल। बहुत ध्यान से, रटना कुछ भी नहीं है, बस वही वाली बात है, समझाने वाली बात है। जो समझाना नहीं चाहते वो कह देते हैं केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट लर्निंग। ये आ गया नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। यहाँ तक कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है 1 2, एक नेगेटिव चार्ज है, इधर एक हाइड्रो, ये क्या करेगा, ये कार्बन आके इधर अटैक करेगा, इधर इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक जब करेगा इस वाले कार्बन पे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो नेक्स्ट स्टेप पे बता रहा हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड O था, यहां तक कोई भी डाउट है, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर है। यहां पर आपने क्या किया, कार्बन आ गया, अब नेगेटिव चार्ज था तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और 2 क्लोरीन की मॉलिक्यूल आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, क्लियर है। यहां तक कोई भी डाउट है किसी को भी, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, डन, बिल्कुल। अब 1 2 3 और एक यहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन है ही, देखो 1 2 3 चौथा बॉन्ड जो हाइड्रोजन से बनाते वो दिखाते तो है ही, बिल्कुल सर दिखा दिया। यहां तक कोई भी डाउट है, नहीं सर, देखो चेक करो, क्लियर है। बहुत ध्यान से समझना है हर एक चीज। अब देखो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है इधर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, इसे बोलते हैं प्रोटॉन शिफ्टिंग। क्या होगा, प्रोटॉन शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इधर चल जाएगा ऑक्सीजन पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। चलो प्रोटॉन शिफ्ट करा रहा हूं। सबसे पहले CH Cl2 बन जाएगा, प्रोटॉन शिफ्ट होके यहाँ CH Cl2 बन गया। ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड येलो, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी बॉन्ड था, यहाँ तो था ही, और ऑक्सीजन पे क्या किया, ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज फिर ले लिया प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद, क्लियर है। यहाँ तक कोई भी डाउट है किसी बच्चे को, नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर, बिल्कुल। अब NaOH तो अपने पास ढेर सारे पड़े हैं सर, क्या NaOH तो अपने पास है, तो अब क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत आराम से। CH Cl2 को मैं क्या इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा, ये Cl2 देखो, और वो CH Cl2 कहाँ से आया, यहाँ कहाँ से आया ये समझना है। ये देखो, ये रिएक्शन में कई बच्चे समझ नहीं पाते ना, ये CH Cl2 कहाँ से आया, समझा दिया कहाँ से आया, हाँ सर समझा दिया, क्लियर। हाँ अब देखो CH Cl2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें ये CH Cl2 क्या करेगा, अब फर्दर मैं NaOH ले आया, 2 NaOH तो ढेर सारे हैं मेरे पास, 2 NaOH। अब 2 NaOH क्या करेगा, दोनों एक OH माइनस इधर आ जाएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और एक OH माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, क्लियर है। और 2 NaCl क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अरे 2 NaCl बाहर आ गया, -2 NaCl, और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH माइनस, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से देखना भाई। क्या है ये मैकेनिज्म है, और ये मैकेनिज्म बहुत बढ़िया वाला मैकेनिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे को लगता नहीं है कि बोर्ड लेवल में कोई ये बताता होगा, नीट जेई में जरूर बताते होंगे, बट अपन को बताना है क्योंकि मैं सब अवेयरनेस देना चाहता हूँ बच्चों को कि होता क्या है केमिस्ट्री, व्हाट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट। ये OH और ये OH, यहाँ तक कोई भी डाउट है, नहीं, चेक कर लो, ठीक है। अब बहुत ध्यान से एक चीज समझना, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप इज वेरी अनस्टेबल। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहां से क्या होगा, पानी निकल जाएगा, ये H2O क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, -H2O क्यों निकल जाएगा, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अब क्या बनेगा आपके पास, देखना फाइनल, इधर क्या बनेगा, O-, देखना CHO, ये एल्डिहाइड आ गया ग्रुप, चेक करो, आया मजा, हाँ सर आ गया मजा। अब इसको फर्दर क्या कर दो, H+ दे दो, इसको H+ दे दो, दे दिया H+ सर। H+ जैसे दोगे ये क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ CH, बन गया ना प्रोडक्ट। तो देखो कितना बढ़िया मैकेनिज्म है, सुंदर, अति सुंदर,
ठीक है, तो ये है डायमंड टाइमर रिएक्शन। जिसको समझ में नहीं आया मैकेनिज्म, नो नीड टू वरी, क्लास 12th बोर्ड में आपके लिए बस इतना, ये एक पेज इंपॉर्टेंट है। बट इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, ये बना कैसे, कई बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं ये CHCl2 कहां से, हवा में से आ गया? नहीं हवा में से आया, डाइक्लोरोकार्बिन अटैक किया था, डाइक्लोरोकार्बिन अटैक करेगा तो ये बनेगा, फिर डाइक्लोरोकार्बिन के बाद CHCl2 के बाद फिर OH- इन दोनों को रिप्लेस करेगा, और OH- क्या है, अनस्टेबल है, तो ये H2O निकल जाएगा और इस तरीके से एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लो। ठीक है, पूरी देखा जाए तो फिनॉल की रिएक्शंस में एक तो मेरे आपको नाइट्रेशन अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो पक्का से आ सकता है, ऑर्थो और नाइट्रो वाला कंसेप्ट। दूसरा कोलवेज रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म तो बिल्कुल आपके सिलेबस में नहीं है, बट रायमंड टाइमर में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं कि कोलवेज रिएक्शन तो फिर भी चलो इजी है, इसमें कोई चीज ये जो CHCl2 कहां से आया ना, ये बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैकेनिज्म 12th लेवल के बच्चों को ही बता दूं। ठीक है, ये नोट कर लो, क्लियर है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक डस्ट। इसमें कुछ भी नहीं करना, फिनॉल से मुझे क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। तो ये लिया मैंने फिनॉल, ये कई बार है ना कन्वर्जेंस में काम आ जाती है, सॉरी, फिनॉल लिया OH, फिनॉल को जिंक डस्ट से रिएक्ट कराया, क्या जिंक डस्ट मतलब जिंक Zn से रिएक्ट कराया, तो क्या होगा, ये फिनॉल वाला ग्रुप हट जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, बेंजीन, फिनॉल गेट कन्वर्ट इनटू बेंजीन, बेंजीन प्लस ZnO, बस जिंक डस्ट से ये रिएक्शन है, क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन फिनॉल की होती है क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है फिनॉल से, बेंजोक्यूनोन बनता है। देखो ये फिनॉल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये फिनॉल, ये एक बार CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, है ना, इसलिए क्या, वैसे तो बताता ही, पर ये CBSE में आया हुआ है, तो जो बच्चे हल्के में ना ले इसको, तो फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराना है, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, क्रोमिक Na2Cr2O7, क्या Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसकी प्रेजेंस में, और इनको क्या बोलते हैं, क्रोमिक एसिड, क्या बोलते हैं इसको, क्रोमिक एसिड। तो जैसे फिनॉल के इससे रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, देखना, बेंजोक्यूनोन बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेंजोक्यूनोन दिखता कैसा है, बढ़िया सा दिखता है, सुंदर सा, ये दोनों जगह O ग्रुप जुड़ेंगे, क्या बोलते हैं इसको, बेंजोक्यूनोन। ठीक है, फिनॉल से बेंजोक्यूनोन बन गया, चलो इसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिनॉल की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ईथर की। तो ईथर में सबसे पहले पढ़ाने से पहले आपको ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टी से वाकिफ करा देता हूं कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वही सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट, दो चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो ईथर की अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो ईथर आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई, ये भी क्वेश्चन आता है, ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, H2O में सॉल्युबल होता है, क्यों, ये समझना है बहुत ध्यान से। जैसे मान लो ईथर है आपका, ये ROR, ये ईथर होता है या नहीं होता, होता है सर। एक और ईथर ले लो, ये ROR ले लिया, एक ईथर ले लिया, एक और ले लो बढ़िया सा, ये लो ईथर ROR। अब इसको मैंने पानी में डुबो दिया। पानी में क्या होता है आपको सबको पता है, H2O होता है, H2O, ये H, ये O, ये H, H2O है। अब इसमें क्या होता है, ईथर में H और OH के बीच में, H और OH के बीच में क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं आप सबको, मेरे को लगता है आप बताने की जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब भी ईथर के मॉलिक्यूल को मैं पानी में डालता हूँ, चुल्लू भर हुए या भरे हुए पानी में, तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दैट्स वाई ईथर आर सॉल्युबल इन वाटर। इसको नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ईथर की बात करें अगर बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको सबको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था याद करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। और दूसरा क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छे से लिख देते हैं नोट्स के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ये आप सबको बता चुका हूं मैं, हाँ सर। बट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ईथर और एल्कोहल का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं, तो जो एल्कोहल और ईथर जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है,
अगर मैं यहाँ ROH लूँ मतलब एल्कोहल लूँ और ईथर लूँ ROR लूँ, और इन दोनों का मास कंपेरेबल होना चाहिए बच्चों। ऐसा नहीं कि इसका मास एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, जिसका मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये बात सही है। बट अगर दोनों कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास को अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है? एल्कोहल का। ठीक है, यहां नोट कर ले, ये एक बात ना, एल्कोहल एंड ईथर ऑफ एल्कोहल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्कोहल is more than ether, is more than that of ether। ऐसा क्यों? ethers क्यों? ये भी क्वेश्चन आता है। why? because why, ये भी क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बिकॉज अल्कोहल हैव स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नोट करना, O और H का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्गर होता है इसलिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसी में बात करें क्यों होता है, तो अगर मैं ईथर का स्ट्रक्चर देखूं बहुत ध्यान से, ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है देखना, R O और ये R होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। बट साइमल्टेनियसली इधर भी अल्काइल ग्रुप है तो इस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा ही नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है। ये देखो इधर भी ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक डाइपोल मूवमेंट एग्जिस्ट करता है ईथर के अंदर। तो ईथर हैज अ नेट डाइपोल मूवमेंट, तो जिसकी वजह से ईथर की पोलैरिटी क्या होती है, वीक होती है। यहां नोट कर लेना, ईथर में क्या होता है, एक नेट डाइपोल, ईथर हैव नेट डाइपोल मूवमेंट। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ इधर इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे और कोई तो है नहीं इतना स्ट्रॉन्ग डाइपोल मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। बट ईथर हैव अ नेट डाइपोल मूवमेंट और इसकी पोलैरिटी क्या होती है, वीक पोलैरिटीज होती है, वीक पोलैरिटी ड्यू टू दिस एल्काइल ग्रुप। ठीक है, हैव वीक पोलैरिटी ऑल्सो। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलो, तो ईथर के दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बता दिए, एक तो सॉल्युबिलिटी क्यों होती है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से क्योंकि अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट होता है और इसकी पोलैरिटी क्या होती है, वीक होती है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करी। अब अपन केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ईथर की। तो ईथर की अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ईथर जो होता है वीक पोलैरिटी होने के कारण दे डू नॉट रिएक्ट इजीली, दे रिएक्ट अंडर विगरस कंडीशंस, इसको या ड्रास्टिक कंडीशन। ठीक है, ड्यू टू वीक पोलैरिटी ईथर डू नॉट रिएक्ट इजीली, ये लिख लो, ईथर्स डू नॉट रिएक्ट इजीली। ठीक है, ये वीक पोलैरिटी के कारण। ठीक है, दे रिएक्ट अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन या अंडर विगरस कंडीशन। ठीक है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन भी लिख सकते हो या विगरस कंडीशन, ड्रास्टिक कंडीशंस। ठीक है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। वाई? बिकॉज ऑफ, ये अगर कोई पूछे क्यों आपसे, तो बिकॉज ऑफ लो पोलैरिटीज। लो पोलैरिटी, सारा पोलैरिटी का ही तो खेल है, प्लस माइनस बनाओगे तभी तो रिएक्शन आगे होगी। क्लियर है, तो ड्यू टू बिकॉज ऑफ वीक पोलैरिटीज, बिकॉज ऑफ वीक पोलैरिटी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की, सब चीज कवर है, चिंता मत करना कोई भी। ठीक है, चलो, तो अब वीक पोलैरिटी की बात कर ली, तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पहली रिएक्शन जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करना चाहता हूं रिएक्शन करने के लिए, तो होता क्या है, ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक कंडीशन कैसे, तो पहली रिएक्शन जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ ईथर ROR विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या सारी जो एक एक पॉइंट बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर अपन बात करें ईथर की, तो ईथर जब रिएक्ट करता है तो विगरस कंडीशन में करता है, तो ये ले लो ईथर
ओ आर, ये ईथर ले लिया। सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं पहले, फिर धीरे धीरे सिचुएशन को बढ़ाऊंगा। इसको जब मैं एच एक्स के साथ रिएक्ट कराता हूं तो एच एक्स विग्रस कंडीशन क्या होती है, आपको एच एक्स लेना पड़ता है एक्सेस के अंदर, ज्यादा लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में लोगे तभी ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जब रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा देखना, एच एक्स में एच प्लस एक्स माइनस होता है, इतना आपको पता है। आर ओ आर, अगर सिमेट्रिकल ईथर है माइनस या प्लस, तो कोई भी एक एल्काइल ग्रुप पे आर एक्स जुड़ जाएगा और एक जगह आर ओ एच बन जाएगा, तो क्या बनेगा, आर ओ एच प्लस आर एक्स बनेगा या नहीं बनेगा, एक एल्काइल हैलाइड बन गया। तो ईथर जब रिएक्ट करता है एच एक्स के साथ तो क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। क्या इतना ही रिएक्शन रुक जाएगी, नहीं नहीं, देखो ओ आर ओ एच आर एक्स बन गया। अब क्या है, एक्सेस में है ना ये अगर एक्सेस में है तो ये फर्दर आर ओ एच क्या करेगा, एच एक्स के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा। आपको पता है जब एल्कोहल एच एक्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, याद है, आर एक्स बनाएगा प्लस H2O, H2O बनाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए तो जब ईथर, व्हेन ईथर रिएक्ट विथ एक्सिस हाइड्रोजन हैलाइड देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल ईथर गिव्स 2 एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। तो यहां लिख सकते हो क्या, रिएक्शन ऑफ डाई एल्काइल, अगर सिमेट्रिकल ले रहा हूं है ना, डाई एल्काइल ईथर with excess hydrogen halide gives 2 molecules, है ना, 2 alkyl halide molecules। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें सिचुएशन बदलता हूं, देखो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी चीज है। पहला ये बस ब्लूप्रिंट तैयार है दिमाग में, हाँ सर। अब देखो सबसे पहले आर ओ आर की जगह क्या कर रहा हूं मैं, अब ये रिएक्शन ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको अब एक एक करके चीजों को अच्छा करते हैं। देखो समझना बहुत ध्यान से, यहां पर ईथर क्या, ये भी एक ईथर है या नहीं है, देखो आर ए आर ओ आर, ये भी ईथर है या नहीं है, हाँ सर ये भी ईथर। अब इसको जब मैं एच एक्स के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको जब मैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, भले एक्सेस ले लो तो क्या बनेगा, ये समझने की बात है। अब इसमें 2 केसेस है सर, कैसे देखो ना, अब बच्चे जैसे अभी मेरे जैसे बच्चे क्या करेंगे, एक केस की ले लेंगे, इस पे प्लस लगा के इसमें माइनस लगा देंगे और क्या बना लेंगे, देखो इस तरीके से, एक तो ये बन गया O और यहां पर ये H प्लस एक्स माइनस तो है ही, OH प्लस आर एक्स, बिल्कुल हाँ सर। एक बच्चे ऐसे बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसे करूंगा कि यहां पर इधर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव लूंगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ही, तो इस तरीके से बनाऊंगा मैं कि ये देखो ये हो गया, 1 2 3 बॉन्ड बन गए, इस कार्बन पे आ जाएगा X क्योंकि यहां कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे X, ROH। 2 केस है या नहीं है, एक ब्लू वाला एक रेड वाला, क्लियर है भाई। कौन सा बनेगा, ये बनेगा ये भी बनेगा, ये चेक करना है अपन को। ठीक है भाई, कौन सा क्लीवेज होगा, ये वाला रेड वाला, ये वाला क्लीवेज होगा या ये वाला, क्या जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा, आरओ क्लीवेज टेक प्लेस या ARO क्लीवेज टेक प्लेस। अब बहुत ध्यान से, इजी सी बात है, पहले भी कर चुके हैं, यही मैं कहता हूं अगर अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग है कोई बंदा अपन को नहीं हिला सकता। अब इन दोनों में से कैसे बनेगा, अगर ये वाला बनता है रेड वाला तो कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो, ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो। एक चीज बताओ, ये वाला बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन वाला, ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है या ये वाला बॉन्ड तोड़ना आसान है? ऑब्वियसली सर R और O वाला क्लीवेज आसान है, क्योंकि इस वाले बॉन्ड के अंदर ये जो कार्बन होता है ये कौन सा हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, रेजोनेंस होता है इसके अंदर, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट देन दिस बॉन्ड। तो विच क्लीवेज टेक प्लेस, दिस क्लीवेज टेक प्लेस। तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, इसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर क्लियर है, समझ में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये देगा ही नहीं इजीली, क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्वड इन रेजोनेंस आल्सो। दूसरा रीजन, पहला तो sp2 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, तो ये नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, ये। सारे कंफ्यूजन यही दूर कर लो, क्लियर है। तो ये लिख सकते हो RO क्लीवेज टेक प्लेस। ठीक है, RO क्लीवेज टेक प्लेस। ठीक है, ये नोट कर लेना, बिकॉज इस केस के अंदर ये जो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, बिकॉज इफ यू ब्रेक ARO बॉन्ड या ARO बॉन्ड अगर ब्रेक करोगे, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस के अंदर भी इन्वॉल्व है, पहला। दूसरा, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, सारे रीजन बता चुका हूं, फिर भी लिखा दूं, ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू
रेजोनेंस ऑफ डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसको नोट कर लो यार प्लीज, ठीक है। तो पहला मैंने पहला फंडा बता दिया। देखो पहला तो ये था, ये बेसिक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक केस बनाया, AROR लिया, ठीक है, फिनॉल बनाया, एक जगह एराइल हैलाइड बनाया। तो एराइल हैलाइड नहीं बनेगा क्योंकि इस केस में AR और O वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, वो मुश्किल है बॉन्ड ब्रेक करना। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट नहीं? सर कोई भी डाउट नहीं है। अब अगला स्टेप देखो, अभी तक मैं सिमेट्रिकल ईथर की बात कर रहा था, अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूं। कैसे सर? नेक्स्ट केस 2। अब मैंने कह लिया यहाँ R ले लिया, ये R और ये R डैश। अब इसको मैं HX के साथ रिएक्ट करा रहा हूं। अभी तक तो सिमेट्रिकल ईथर लिया था, कोई डाउट नहीं था। अब अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर ले रहा हूं, अब इसमें कैसे रिएक्शन होगी? तो अब मैं अलग अलग एल्काइल ग्रुप दोनों जगह अटैच कर रहा हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक जगह मान लो मैंने इस तरीके से ले लिया, टर्शरी ले लिया, टर्शरी ग्रुप ले लिया, जैसे CH3 C CH3 CH3 O, और यहां ले लिया मान लो CH3, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। एक जगह टर्शरी, एक जगह प्राइमरी या सेकेंडरी, कुछ भी ले लो। ये कहने का मतलब है इस जगह टर्शरी ग्रुप ले लिया RO प्लस HI या HX, कुछ भी ले लो, HI ले लिया। अब इस केस में क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब बहुत ध्यान से देखना, इस दर आपको बस ऑक्सीजन और किस एल्काइल ग्रुप पे, किस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और किस एल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव आएगा, ये देखना है। अब अपने पास दो सिचुएशन है, बहुत ध्यान से समझना। ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, ये नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव। क्लियर है? अब इस वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव आता है, ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल। तो ये कर दो ना सर, ये H प्लस I माइनस तो होगा, तो I माइनस कहां आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो क्या बनेगा? टर्शरी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर? बिल्कुल, टर्शरी एल्काइल हैलाइड प्लस CH3OH, एक CH3OH। क्लियर है? बस ये देखना है कौन सा एल्काइल हैलाइड बनाना है। अरे इजी है ना। देखो इस ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आएगा, फिक्स है। इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा या इस कार्बन पे, वो कैसे चेक किया? उससे पहले तो बॉन्ड क्लीवेज का कंसेप्ट लगा दिया, जब एराइल ग्रुप लगाया। अब एराइल नहीं है यहाँ, प्राइमरी सेकेंडरी का कंसेप्ट आ गया, सेकेंडरी टर्शरी का कंसेप्ट आ गया। तो टर्शरी कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल। क्या है ये? 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है, तो ये बनेगा। जो चीज स्टेबल है वही बनेगी या नहीं बनेगी? चेक करो। कोई भी डाउट है? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर एक जगह टर्शरी और एक जगह प्राइमरी सेकेंडरी लिया तो कौन सा बनेगा? टर्शरी वाला बनेगा। कौन सा वाला बनेगा? टर्शरी। जहां भी टर्शरी कार्बोकैटायन की बात करें तो कौन सा मैकेनिज्म यहां फॉलो होगा? SN1 मैकेनिज्म होगा। यहां पर कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN1 मैकेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर। ठीक है, डन। अरे दोनों जगह एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग ले लिए तो कोई डाउट तो नहीं होगा बच्चों? नहीं सर कोई भी डाउट नहीं होगा। एक जगह एराइल ग्रुप ले लिया, एक जगह एल्काइल ग्रुप ले लिया, तो फिनॉल बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ सर क्लियर है। ये केस 1 था, केस 1 हो गया। केस 2 क्लियर है? बिल्कुल, 2 केस सॉल्व कर लिए। कोई भी डाउट है तो बताइए। नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब एक और केस ले लेते हैं। कैसे? देखो बहुत ध्यान से, अगर आपसे मैं पूछूं, ये तो है टर्शरी लिया है इसलिए, अब बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे पूछूं नेक्स्ट केस 3, केस 3 क्या है? एक जगह ले लिया मतलब CH3 CH2O CH3, एक जगह प्राइमरी ले लिया, एक जगह टर्शरी ले लिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या बनेगा, तो कैसे बताओगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जगह बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं। अगर मैं इसको HI से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा? टर्शरी के अंदर कौन सा कंसेप्ट यूज होगा? SN1 कंसेप्ट। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे। इस जगह एक जगह देखो, आप इधर देखना, इधर 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो या तो ये बन जाए CH3 CH2I, यहां पर पॉजिटिव आ जाए, यहां पर नेगेटिव। क्लियर है? ये H प्लस I माइनस तो फिक्स ही है, बिल्कुल। या दूसरा क्या केस है आपके पास? या H प्लस I माइनस तो है ही, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आ जाए। तो दूसरे केस में क्या ले लो? CH3I प्लस दूसरा एल्कोहल बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला बनेगा या ये वाला? तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, ये वाला बना देते हैं। क्यों? रीजन क्या कहते हैं कि 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। बिल्कुल, बट वो जब SN1 मैकेनिज्म होता है, जब ईथर की बात करते हैं तो ईथर थोड़े से स्पेशल होते हैं। तो इस केस में ये ना बनते हुए ये बनेगा, ये बनेगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू हिंड्रेंस। इस कार्बन पे जब I माइनस आएगा तो इस कार्बन पे देखो ऑलरेडी एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ H है, यहाँ H है। इस कार्बन पे जब I माइनस आएगा तो क्या होगा? इसको बल्की ग्रुप मिलेगा। और इस कार्बन पे तीनों जगह क्या है? हाइड्रोजन है।
तीनों जगह क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन पे जब I माइनस आएगा तो इसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगा, तो ये वाला मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो जब भी सेकेंडरी और प्राइमरी लोगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म होगा। कौन सा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये केस एग्जाम में पूछता है और बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं यहां समझा रहा हूं। तो जब आप एक जगह टर्शरी एल्काइल, एक जगह टर्शरी लोगे एल्कोक्साइड और एक जगह टर्शरी और प्राइमरी लोगे तो टर्शरी बनेगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। बट व्हेन यू टेक इट प्राइमरी एंड सेकेंडरी देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल फॉर्म। तो क्या बनेगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। मैकेनिज्म समझना इसका, क्यों, देखो जब भी अपन मैकेनिज्म समझेंगे बहुत ध्यान से देखो, CH3O CH2 CH3, ये था या नहीं था, बिल्कुल। अब इसको जब मैं HI के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा वो देखना। इसको जब HI के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, HI, तो स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो H प्लस आएंगे यहाँ, तो देखो CH3O, यहाँ पर H आएगा, इधर H प्लस अटैक करेगा, CH2 CH3, देखना ये स्टेप 1 है, ठीक है। ये H प्लस आके यहाँ बॉन्ड बनाएगा पीछे से, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो कार्बन, अब I माइनस आपके पास बच गया, क्या बन गया, I माइनस आपके पास बच गया। तो स्टेप 2 में ये I माइनस अटैक करेगा, क्या करेगा, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप 2 ये जब I माइनस है आपके पास, ये I माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। अब किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन पे, तो ये कैसे पता चलेगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक करेगा। किस पे, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे अटैक करेगा। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है इसमें, SN2, बैक अटैक करेगा, कहां पे, इस CH3I पे। कैसे, देखो इस तरीके से, ये I है, ये इधर इस CH3 पे अटैक करेगा, ये ऑलरेडी CH3O, यहाँ पर H प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा CH2 CH3, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और खुद पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या बन जाएगा CH3I प्लस CH3 CH2OH। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसमें प्राइमरी एल्काइल हैलाइड बनेगा, क्यों, SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। समझ में आया, केस नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। इसके अंदर बच्चे ये बना देते हैं, स्टेबिलिटी कंसेप्ट लगा देते हैं, जबकि जब टर्शरी लोगे, जब टर्शरी एल्काइल ग्रुप लोगे ROR के अंदर, तभी SN1 मैकेनिज्म होता है। ओनली केस, द ओनली केस वेयर SN1 मैकेनिज्म फॉलोड इन the reaction but between ether and hydrogen halide is when we take one group is as tertiary। जब टर्शरी लोगे तभी SN1 करना, उसके अलावा क्या करोगे, SN2 मतलब बैक अटैक, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम की बात करेंगे। क्लियर है, डन। चलो, तो ईथर का पहला रिएक्शन क्लियर है कि हाउ ईथर रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हैलाइड। इतना देखो, कई बार होता है, बस बहुत इजी सा लगता है, RX बना देंगे, ROH बना देंगे, बट आई होप आपको अब सारे केसेस क्लियर है कि एरोमेटिक के केस में फिनॉल बनाना है हमेशा, टर्शरी केस में क्या बनाना है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड बनाना है। क्यों, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म करना है, और प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर प्राइमरी बनाना है। क्यों, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ईथर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, स्पेशली कौन से, एरोमेटिक ईथर। क्यों, उसके लिए अपन क्या समझेंगे, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझेंगे। ये देखो, ये मेरा एरोमेटिक ईथर बनाने जा रहा हूं मैं, O और ये R। इस पे क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। फिर से बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन लीविंग ग्रुप है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा इसको, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। वही पुरानी बातें सारी, देखो चेक करना, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। और यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। या ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये R। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा। थोड़ा जल्दी कर लें, बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं जो पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, O पे पॉजिटिव चार्ज, ये R आ गया। क्लियर है, बिल्कुल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा आपका, नेगेटिव इधर डबल बॉन्ड O और ये R। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे वापस आ जाएगा। तो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगी आपकी, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये R। क्लियर है, तो ईथर की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर है। अब फिर देखो, ईथर पे देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। कहां पर आ रहा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ईथर भी क्या होता है, OP डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, OP डायरेक्टिंग। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। OP डायरेक्टिंग होने के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो और पैरा पे, तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। रटने की जरूरत है, नहीं रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, डन।
चलो तो अब एक एक करके रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो पहली रिएक्शन कौन सी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वही हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन कराएंगे किसका, एनीसोल ले लो। एनीसोल बोले तो आप सबको पता है एनीसोल, नहीं पता सर बता दो, ये लो OCH3, ये ले एनीसोल ले लिया। इस एनीसोल को किससे रिएक्ट कराओगे, वही ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड या CH2 ले लो। इसका जब Br2 इन इथेनोइक एसिड ले लो, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, एनीसोल, क्या बोलते हैं एनीसोल। वही OP ऑर्थो और पैरा पे ब्रोमीन जोड़ दो, खत्म बात। OCH3 OCH3 यहाँ ऑर्थो पे जोड़ दो, यहाँ पैरा पे। ये कौन सा, ये मेजर होता है क्योंकि सिमेट्री की वजह से ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। ये याद रखना क्या रिएजेंट्स ले रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या करना है, NO2 ग्रुप अटैच करना है, सबको पहले ही पता है। नाइट्रेशन तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं अपन। तो क्या करना है, वही कॉन्सेंट, इसके अंदर क्या होता है, ये रिएक्टिव, मैंने फिर बताया था ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्ट करता है ना ईथर, तो बहुत ध्यान से समझना है। ये लो एनीसोल ले लिया। अब ड्रास्टिक कंडीशन में क्या करना है, इसको HNO3 के साथ रिएक्ट कराना है। भाई पहले तो अभी तक फिनॉल तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ही रिएक्ट कराया, पर इसको HNO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्रास्टिक कंडीशन देना है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो पे, ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनीसोल बना देना है। OCH3 प्लस OCH3 और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जोड़ दो, NO2 ग्रुप। ये NO2 ग्रुप और ये NO2। क्लियर है, कोई भी डाउट है, मेजर माइनर बता सकते हो। सिमेट्री के कारण ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा। तो नाइट्रेशन भी क्लियर है, चेक कर लो। बिल्कुल सर। नेक्स्ट रिएक्शन आपको पढ़नी है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन पढ़ते हो, एक एल्काइलेशन एक एसिटाइलेशन। तो एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, क्या करना है, एनीसोल को रिएक्ट कर दो एल्काइल हैलाइड से। ये लो, ये एनीसोल है, इसको किससे रिएक्ट करा दो, CH3X या CH3Cl ले लो, ठीक है। CH3 मिथाइल क्लोराइड ले लो। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल यही होगा इसके अंदर, ये तो नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, या तो ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। लो, बट इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस AlCl3 इन कार्बन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो क्या होता है, क्या बनता है देखना, वही ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट बनेंगे, और क्या बनेगा, OCH3 और एल्काइल ग्रुप जोड़ दो। ये एल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, ठीक है। एल्काइलेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एल्काइलेशन। फिर बता रहा हूँ, ये मेजर है, ये ठीक है, ये मेजर, ये माइनर। क्या बोलते हैं इसको, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। अब दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन देखो। एसिटाइलेशन में क्या करना है, CH3COCl इससे रिएक्ट करा दो, ठीक है। CH3COCl में देखो, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये कार्बन इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर भी इधर नेगेटिव। अब ये क्या इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। वही इधर भी क्या लेना है, सेम यही रिएजेंट लेना है, और क्या जोड़ देना है, बस बन गया, काम खत्म। OCH3 ऑर्थो और पैरा वाला बना दो, और मेजर हमेशा पैरा वाला बनेगा, ये याद रखना, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। हिंड्रेंस भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर COCH3 और यहाँ पर COCH3। क्लियर है, देख लो बच्चों, दिख रहा है ना सबको, हाँ सर दिख रहा है, क्लियर। चलो, क्या बोलते हैं इसको, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं इसको, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन, इसे 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। क्लियर। चलो, तो ये क्या, इस सेकंड वाली रिएक्शन, ये पहली हो गई, ये दूसरी को क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन। एसिटाइल ग्रुप जुड़ रहा है ना, एसाइल क्लोराइड, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान में रखना बस। ये
एनहाइड्रस AlCl3 इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल एज वेल एज ईथर। दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं, एग्जाम में आ जाता है कई बार। मिथेनॉल के बारे में पूछ लेते हैं, स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि किस स्टेटमेंट दे दिया, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा अल्कोहल है। तो देखो स्टेटमेंट किस तरीके से देते हैं, इसलिए मैंने एक नोट्स बना दिया आपके, बस ये याद रख लेना। सबसे पहले मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल क्या होता है आपका CH3OH। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अल्कोहल का, इसलिए बता रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं, वुड स्पिरिट भी बोला जाता है। कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइल्स एट 337 केल्विन। ये हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है, इसको नहीं पिया जाता। कोई पूछे ना कौन, वैसे तो पीना कुछ भी नहीं चाहिए, पर पीते क्या है, मिथेनॉल तो नहीं पीते हैं, ठीक है। ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, किस किस के अंदर सॉल्युबल होता है, फैट्स में, ऑयल्स में और पेंट्स के लिए एक अच्छा सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। इट इज यूज टू डीनेचर इंडस्ट्रियल एल्कोहल। डीनेचर इंडस्ट्रियल एल्कोहल मतलब इसको क्या करते हैं अपन, CH3CH2OH के साथ मिक्स करते हैं, किसको, मिथेनॉल को। अगर जब मिथेनॉल को CH3CH2OH के साथ मिक्स किया जाता है और क्या करते हैं, इसको अनफिट किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग। इथेनॉल को क्या करता है, अनफिट करता है ड्रिंकिंग के लिए। इथेनॉल को पीने के काम में लेते हैं। ये क्या होता है, पॉइजनस होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसके साथ मिक्स करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनेचर इंडस्ट्रियल एल्कोहल। क्लियर, डन। तो ये इसके दो यूजेस हो गए। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किन किन माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मीथेन, वाटर गैस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड, इनके माध्यम से प्रिपेयर किया जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है कि आप क्या करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन कराते हो, मतलब इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इसे बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या होता है कैटलिस्ट, ZnOCrO3। क्या टेम्परेचर रेंज लेनी है, 573 केल्विन से 673 केल्विन, और प्रेशर कितना लेना है, 200 से 300 ATM प्रेशर। तो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन से मीथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, मीथेनॉल। तो ये बहुत इजी सी चीज है, इसको याद करना है, इसमें कुछ समझने का ऐसा है नहीं, पर मैंने नोट्स में लिख दिया क्योंकि एग्जाम में आता है ना। तो एग्जाम में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अपने क्लास में से बाहर आएगा, अभिषेक सर की क्लास के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए बता दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इथेनॉल के बारे में पढ़ लो। इथेनॉल ही होता है जिसको अपन कॉमनली अल्कोहल कहते हैं, जो मार्केट में दिखता है ना उसे अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। इसको प्रिपेयर किससे किया जाता है, मोलासिस की हेल्प से, फ्रूट्स की हेल्प से, शुगर केन। मोलासिस बोले तो गुड़ जो होता है ना, जो अपन खाते हैं सर्दियों में जनरली, गुड़, ठीक है, गुड़ को मोलासिस कहा जाता है। फ्रूट्स, शुगर केन की हेल्प से इथेनॉल को बनाया जाता है। इसके क्या क्या यूज होते हैं, इट इज यूज एज एन बीवरेजेस, इसको पीने के काम में लिया जाता है, बट ऑल्दो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट कैन इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा इसका यूज क्या है, इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोल। तीसरा, जो बायोलॉजिकल स्पीसीज होती है आपकी लैब्स में, केमिस्ट्री लैब्स में या बायो लैब में अगर जाओगे तो बायोलॉजिकल स्पीसीज को जिस लिक्विड में रखा जाता है वो इथेनॉल होता है। इट इज यूज फॉर लैम्प्स एंड स्टोव्स, फ्यूल होता है एक तरीके का, लैंप और स्टोव के फ्यूल्स की तरह काम में लिया जाता है। प्रिपरेशन देखो, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस किया, स्टार्च को जब वाटर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, ये क्या है, एंजाइम है, इन्वर्टेस। तो क्या बनता है, स्टार्च से एक तो ग्लूकोज बनता है और एक क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या करना है आपको, जाइमेज की प्रेजेंस में, जाइमेज भी क्या होता है, एक तरीके का एंजाइम होता है, जाइमेज की से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल की प्रिपरेशन आ जाती है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या करते हैं, स्टार्च का को वाटर से रिएक्ट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेस, तो क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये मैं जब केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा ना ग्लूकोज फ्रक्टोज, फिर उस वक्त और डिटेल में बता दूंगा इसके स्ट्रक्चर वगैरह। और जब ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज से रिएक्ट कराते हैं, जाइमेज भी क्या होता है कि इन तरीके का एंजाइम होता है, तो क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, ठीक है। चेक कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। आज कितनी तारीख है, 11 जुलाई है। तो बच्चों ने कहा था सर 15 से पहले करा दो, तो 4 दिन पहले आपको अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आई होप चारों लेक्चर क्रिस्टल क्लियर होंगे। डिटेल में पढ़ाई करना बच्चों, अच्छे से पढ़ना, कोई डाउट आए तो डाउट जरूर रखना। नेक्स्ट अपन एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चालू करेंगे, डोंट वरी। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एसएसपी सर के प्लेटफॉर्म को भी कीजिएगा, यहाँ पर अपन कोशिश कर रहे हैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएं। तो देखा जाए तो अपना 50% ऑफ क्लास 12 सिलेबस हो चुका है इन जस्ट कितने थोड़े से टाइम में। आगे और अब तो और छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब अपन ने बल्कि यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो इतने इस टाइम को यूटिलाइज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट आए तो डाउट पूछो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर।